तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। देखिए बिहार डीएलएड में 8 जून को और 9 जून को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये प्रैक्टिस सेट आपको हम दे रहे हैं। तो जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है पूरा इस सेट को लगा के जाइएगा आप सभी। देखिए बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए जिसका शुरुआती एग्जाम होता है ना तो वहाँ प्रश्न का अस्त्र थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। जैसे जैसे समय आपका बीतते जाएगा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ते चल जाता है। उसी हिसाब से अभी आपको तैयारी करना है, जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है। और वो चीज़ें हम समय के साथ आपको बताते जा रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, और चीज़ें हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं उसे प्रॉपर कंप्लीट करते चलिएगा आप सभी समय रहते हुए, ठीक है। तैयारी आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए आप सभी, तभी पेपर देने जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये किस राज्य में है। 26 अगस्त को जो पेपर हुआ, ठीक है, यहां पर इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु शक्ति केंद्र से। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखेंगे किस किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये कहां पर है, तो याद रखिएगा आप सभी ये आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां से आगे क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये आपका तारापुर हो जाएगा, और सबसे पहला वाला है, याद रखिएगा आप सभी, तारापुर महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में आपका केंगा है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा। एक प्रश्न प्रबल संभावना है कि हर शिफ्ट में आ सकता है आपका यहां से। गुजरात में अभी बता दिया कि काकरापार है। तमिलनाडु में 2 है आपका, एक हो जाएगा आपका कुडनकुलम, याद रखिएगा आप सभी, कुडनकुलम है जो काफी ज्यादा फेमस है। और एक आपका कौन सा है, तो एक आपका कलपक्कम है। तो ये कहां पे है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो दोनों याद रखिएगा, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहां पे है, तमिलनाडु में। एक और याद रखिएगा आप सभी नरोरा के बारे में। नरोरा कहां पे है, ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। एक याद रखना आप सभी को रावत भाटा के बारे में कि रावत भाटा कहां पे है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा जो हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। इसको आप कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क जो है ये आपका कहां पर है, और इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेशनल पार्क की बात किया जाए तो यहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए ये आपका राजस्थान में है, ठीक है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, जैसलमेर में, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा कुछ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, बता सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, यूके यानी कि उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा कहां पे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा याद रखिएगा कि दुधवा कहां पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है, दुधवा वाला, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, जिसे हम सभी घना के नाम से जानते हैं, ठीक है, घना राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये आपका कहां पे है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा आप सभी। और यहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है। एक याद रखिएगा राजस्थान में ही आपका रणथंभौर है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। रणथंभौर कहाँ पे, राजस्थान राज्य में स्थित है। एक याद रखना आप सभी को ग्रेट हिमालयन के बारे में, ठीक है, ग्रेट हिमालयन के बारे में याद रखना है, जो कि आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है आप सभी को हेमिस के बारे में, जो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हेमिस के बारे में। ये कहां पर है, तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है, और लद्दाख क्या आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा आप सभी, जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। बात समझे, इतना सा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत का नहीं है। देखिए परंपरागत स्रोत से क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप सभी इसको पूरा याद कीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आयोग इधर उधर से क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से हैंडल करके प्रश्न बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर कीजिएगा। तो देखिए प्राकृतिक गैस, कोयला और
खनिज तेल, ये सभी आपका परंपरागत स्रोत का ऊर्जा है, जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत का ऊर्जा नहीं होगा, ये गैर परंपरागत है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कह सकते हैं कि अपरंपरागत स्रोत। अच्छा, गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन सा आ जाता है ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसी प्रकार से जल विद्युत हो गया, ठीक है, जल विद्युत हो गया आपका, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है। उसी प्रकार से जैव ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा, जो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकता है। जबकि प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज, ये सभी परंपरागत श्रेणी का है, जो कि आने वाला समय में भविष्य में खत्म हो जाएगा। बस इसी को याद रखिएगा जो आपके पेपर में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये आपका ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। बात समझे आप सभी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। अब आप हमको बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, देखते हैं किस किस को पता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास कर रहे हैं और सीरियस बच्चे हैं ना, आपसे जरूर बताइएगा हमको। भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखिए, यहां से आप 3 फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात किया जाए तो ये भील जनजाति हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। बात समझिए आप सभी। जबकि 2001 जनगणना के बारे में बात पूछा जाए तो ये आपका गोंड जनजाति हो जाता उस समय, ठीक है। 2011 जनगणना में भील जनजाति सबसे पहली सबसे बड़ी जनजाति थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी, गोंड हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल जनजाति हो जाता है। तो ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। संथाली भाषा को कह सकते हैं कि संविधान में दर्जा दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 2003 में। यह भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, उपधातु की बात किया जाए जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरम हो गया, ये सभी आपका उपधातु श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन क्या हो जाएगा, ये आपका उपधातु है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अच्छा, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो किसी के गुण को बताया जाता है। बात समझे आप सभी। बिल्कुल, गुण बताया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि वो लड़का बहुत सुंदर है, तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो बहुत ही सुंदर है, तो उसका गुण बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईमानदार। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं कि वो लड़की बहुत ही ईमानदार है, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो लड़की बहुत ही ईमानदार है। याद रखिएगा, तो उसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है कि वो बहुत ईमानदार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात किया जाता कि 4 सेब, इसमें कौन सा विशेषण होता, तो 4 सेब की अगर बात किया जाता तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण होता, क्योंकि यहाँ 4 सेब की बात किया गया है। अगर वहीं आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता कि थोड़े चावल, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो ये आपका परिणाम विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है, थोड़े चावल, ठीक है। जबकि आपका गुणवाचक विशेषण में ईमानदार हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सभी गुण को बताता है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या क्लास करने में मजा आ रहा है आप सभी को, बताइएगा आप सभी नीचे कमेंट करके। क्लास आपको कैसा लग रहा है। किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, विधानसभा सदस्य की संख्या की बात किया जाए, यूपी उत्तर प्रदेश में कितना है, 403 है। याद रखिएगा आप सभी। अगर वही बात किया जाए कि भैया बिहार में कितना है, तो बिहार में 243 है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप सभी से, इंपॉर्टेंट है, 243 है। मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में 230 है। राजस्थान में कितना है, तो यहाँ पर 200 है। अगर वही बात किया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश में, तो अभी बता दिए उत्तर प्रदेश में कि 443 है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। एडम स्मिथ को हम सभी अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इसका एक पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की। भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने ही किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। देखिए सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और बाकी बात, जिस भी बच्चे का आगे एग्जाम है ना, ठीक है, तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। आप सभी, हम पूरा चीजें आपको कंप्लीट करवा रहे हैं अपना एफर्ट के साथ में। जो चीजें पूछा जा रहा है उसी को हम सीक्वेंस के आधार पर हर चीज प्रोवाइड आपको करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका किसी भी तरह से रिजल्ट हो जाए। ठीक है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप सपना देखे हुए सरकारी कॉलेज का, जो आप चाह रहे हैं कि माँ बाप का सपना हम पूरा कर दें, ठीक है, तो आपसे चैनल से जुड़ के जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें ना बाबू, इसको आप पढ़ लीजिए, पचा लीजिए, आराम से प्रश्न बना के आइएगा, क्योंकि जो क्लास में हम करवाए हैं वही प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। बस इतना हम आपको बता दिए, ठीक है, बस इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर। ठीक है, जैसा बाजार का आकार रहेगा उसी प्रकार से कह सकते हैं कि उसका आर्थिक विकास होगा। बात समझे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहयोग या सहायता से की थी? तो देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और ये अल्फा कणों की बौछार करने के बाद जो है कि नाभिक की खोज किया गया था, और स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, बौछार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से क्वेश्चन है। देखिए अलंकार से भर भर के प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बोले ना कि ई बुक में जो 100 क्वेश्चन अलंकार का हम दे दिए ना, सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा तो अलंकार आपका नहीं छूटेगा। जो 5 से 7 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है अलंकार का, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। निर्भरे दुख की बदली में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिए दुख की बात किया गया है। दुख किसको होता है? मानव को दुख होता है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब भी निर्जीव वस्तु को मानव गुण दिए जाए वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो निर क्या है? एक निर्जीव है, और इसको दुख दिया गया है मानव के रूप में, तो ये आपका मानवीकरण अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, तू बिन कहे ही सब कुछ कह जाता है, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तुम बिना कहे ही सब चीज कह देता है, इसमें कौन सा अलंकार है? बता सकते हैं? तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। याद रखिएगा आपसे, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी कि वह सिंह समान वीर है, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यहां पर देखिएगा सिंह समान वीर की यहां पर बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए उपमा अलंकार में जैसे कि आपको कुछ शब्द देखने के लिए मिलता है समान, या आपको सदृश शब्द देखने के लिए मिले ना, वहां पर आपको उपमा अलंकार हो जाएगा। यहां पर देखिएगा समान यहां पर देखने के लिए आपको मिला। अगला है कि उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विशेष आपको बताना है। तो यहां पर देखिए एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष वो होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। तो यहां पर विशेषता किसका बताई जा रही है पता है आप सभी को? कि छोटा भाई बीमार है। ठीक है, तो यहां छोटा भाई जो है इसी की विशेषता बताया जा रहा है यहां पे। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो इसमें विशेष्य क्या है? छोटा भाई विशेष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि पग पग पर पर्वत टूटे, पग पग पर नदियां फूटे, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर एक शब्द दिखेगा प प प प, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कई बार आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है मीठा फल किस प्रकार का पदबंध है? देखिए पदबंध से भी आपका काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहां पर मीठा फल, फल की विशेषता क्या है? ये मीठा है। तो यहां पर पदबंध क्या होगा? ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां विशेषण पदबंध होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए वहां पर विशेषण पदबंध होगा। जहां पर नाम हो गया या किसी जगह या स्थान का, वहां पर संज्ञा पदबंध होगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी संज्ञा शब्द आ जाए वो संज्ञा पदबंध होगा। जहां पर भी क्रिया किया जाए, कोई काम किया जाए, वहां क्रिया पदबंध होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह जल्दी भागा, इनमें से कौन सा पदबंध होगा? तो जहां पर आपको क्रिया बताएं और उसके साथ में अगर किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए तो वहां आपका क्रिया पदबंध होगा। यहां समझिएगा, वह जल्दी भागा। ठीक है, यहां पर जल्दी क्या है पता है आप सभी को? उसकी विशेषता है, और भागना क्या है? ये क्रिया है। ठीक है,
चलना क्या है, क्रिया है, और जल्दी चलना क्या है, वो क्या बता रहा है, विशेषता उसका बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया के साथ में विशेषण है, ठीक है, कि वह जल्दी भागा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बात समझे। चलिए अगला है कि हरी भरी फसल किस प्रकार का पदबंध है। देखिए इसमें आपका संज्ञा पदबंध है, बस इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, संज्ञा पदबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए अगर चौपाई छंद की बात किया जाए तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा आप सभी, 16-16 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है आर्या छंद की गणना किस आधार पर होती है। देखिए इस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का विभाजन कितने प्रकार से होता है। देखिए श्रृंगार रस की बात किया जाए तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका संयोग होगा और एक आपका वियोग होगा, ठीक है, तो 2 आधार पर होगा। अगला है रुद्र देवता किस रस के अधिष्ठाता माने गए हैं। तो देखिए रुद्र देवता की बात किया गया है तो ये आपका रौद्र रस का माने गए हैं, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। देखिए यहाँ पर है यदि CAT को 31-20 लिखा गया है, यानी कि कैट को 31-20 लिखा गया है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप सभी, जैसे कि आपसे अल्फाबेट का नंबर याद रखे होंगे, पता है आप सभी को। C का स्थान क्या होता है अल्फाबेट में 3 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, T का क्या होता है 20 होता है, सेम लिख दिया गया है, 3 1 20 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से D का क्या होता है 4 होता है, O का कितना होता है पता है आप सभी को, O का 15 होता है, और आपका J का कितना होता है तो 6 होता है। तो 4 15 6 हो जाएगा, कहीं देखिए 4 15 6 है, ऑप्शन नंबर बी आसानी से बन सकता है प्रश्न। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा एक श्रृंखला है 1 4 9 16 25 है। अगला लुप्त संख्या जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, कौन सा संख्या आएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो ये सारा स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो इसको देखिए स्क्वायर कीजिए। पहले 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपका 16 मिलेगा, ठीक है, 16 तक हो गया। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, और उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 36 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे 36 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, श्रृंखला से दिया गया है 2 6 12 20 30 है, तो अगला संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 गुना हम 2 करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 2 गुना अगर 3 करें, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ाते चलना है और इसको इधर आगे बढ़ाते चलना है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 गुना हम 4 करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि इधर से 1 2 3 और यहाँ से 2 3 4 के रूप में बढ़ाना है हम सभी को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम सभी 4 गुना 5 करके देखते हैं। 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 5 गुना 6 करके देखते हैं, ये 5 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 6 को यहाँ ला लेंगे और इसके बाद यहाँ 7 से गुना करेंगे तो सच्चंग क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। तो ये आपका रामनंद रखते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रामनंद जो है भक्ति आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ये तो प्रश्न पूछ लिया गया। आगे जो प्रश्न बन सकता है, जैसे बन सकता है कि भक्ति आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रामनंद को कहा जाता है। इसके प्रमुख शिष्य कौन थे, जैसे कबीर थे इसके प्रमुख शिष्य, इसके अलावा रैदास इसके प्रमुख शिष्य थे, याद रखिएगा आप सभी। और इन्होंने ही भगवान राम की भक्ति को सुलभ बनाया था, किसने, रामानंद ने। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ ना विशेषण की सिर्फ बात नहीं किया गया है, विशेषण का बात करता है तो धीरे धीरे, ये विशेषण शब्द है, जोर से चलना विशेषण शब्द है, अचानक चलना विशेषण है, पर यहाँ क्रिया विशेषण की बात किया गया है। तो जो यहाँ पर चलना है ना, चलना ये क्या है क्रिया है, और धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना ये आपका क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी की तरफ हम जा सकते हैं कि धीरे धीरे, याद रखिएगा ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। जैसे कि तेज हो गया, अचानक हो गया, या रोज, या कह सकते फिर, ये सभी आपका
क्रिया विशेषण का ही शब्द है या कह सकते हैं विशेषण का शब्द है। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब आगे क्या बन सकता है आपसे इससे प्रश्न, इसके संस्थापक पूछा जा सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, याद रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जो कि दलित और महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार देने का काम किया था, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए धन विधेयक की परिभाषा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 110 का क्लाउड 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो। अगर बात किया जाए कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, तो याद रखिएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक सबसे पहले। अच्छा, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिन तक रहता है? 14 दिन तक रोक सकता है। इसके बाद धन विधेयक वहाँ नहीं रहेगा, लोकसभा में आ जाएगा फिर से, याद रखिएगा। धन विधेयक क्या होता है? कर, उधारी, कोष आदि से संबंधित इसमें प्रावधान होता है धन विधेयक में। तो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कंठ में एक वोकल आपका कार्डियस होता है, जिसे हम कॉर्डियस के नाम से भी जानते हैं, इसी से आपका ध्वनि उत्पन्न होगा। और कंठ को स्वर्ण तंत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। अगला है CO2 में कार्बन की संरचना व्यवस्था क्या होती है? तो ये आपका SP हो जाएगा, हाइब्रिड, याद रखेंगे आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 34 पर ध्यान दीजिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ से जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था जी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा आप सभी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार बताएं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। भारत में नोबेल पुरस्कार 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। दूसरा 1930 में CV रमन को दिया गया था रमन प्रभाव के कारण भौतिकी क्षेत्र में। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर है, ये भी आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी अटपटा क्वेश्चन है कि इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। अगर कोई भी चीज़ की बात किया जाए कि सरकारी खर्च और कर दोनों अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आय में भी 1 ही रुपया का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में C होगा, 1 रुपया ही बढ़ेगा। सरकारी खर्च और कर में अगर 1 रुपया बढ़ रहा है ना, तो आपका आय में भी 1 रुपया का वृद्धि होगा। सिंपल सा और आसान प्रश्न था। निम्न में से कौन सा युग्म एकदम बिल्कुल गलत सुमेलित है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि वीर कुबेर सिंह बिहार से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किया था, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किया था, ये भी सही है। नाना साहेब अवध से किया था, नहीं, गलत है। नाना साहेब अवध से नहीं, कानपुर से किया था। कहाँ पे किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था। अच्छा, अवध से किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा आप सभी, हजरत महल ने किया था। इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? सबसे पहले कि आपका दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था? आपका सत्यार्थ प्रकाश था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, प्रकाशन कब हुआ था इस पुस्तक का? 1875 में किया गया था। यह प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में कि सत्यार्थ पुस्तक का प्रकाशन 1875 में हुआ था। अब दयानंद सरस्वती से प्रश्न याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछे कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आप 2 फैक्ट को याद रखिएगा जो आपके पेपर में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा
पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे भी 39 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। देखिए यूरिया उर्वरक के उत्पादन की बात किया जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इसमें। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46%। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग जो है कि 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के अप्रॉक्स में है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूची एक सूची को दो को मिलाना है। यहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आता है तो इसको याद रखिएगा आप सभी। पहला सूची दूसरा सूची, पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका वंश गति है या वंशा गति है, ये आपका, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी। ये आपका क्या है? वंशा गति है। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स, याद रखिएगा आपसे। वंशा गति का हो जाएगा जेनेटिक्स, पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी हो जाएगा, और जीवाश्म का हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। तो इसका कूट आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपसे, बी वाला आपसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसको मिला के, ठीक है। बाकी बात डायरेक्ट आप याद रखिए। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीकी का संबंध किससे है? तो देखिए कवच तकनीकी जो है ये एक ट्रेन टक्कर विरोधी तकनीकी है आपका कवच तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। अगला है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित था। किस पर? लैंगिक जनन पर। मेंडल ने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पर किया था? परीक्षण मटर के पौधे पर किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलन, बिल्कुल सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन, मैकुलन ने खोजा था, यह भी सही है। विटामिन सी जेम्स लेंड, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी सही है। विटामिन डी का खोजकर्ता पॉल मुलर था, नहीं ये गलत है, याद रखिएगा आपसे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, याद रखेंगे आप सभी। इसने आपका DDT कीटनाशक की खोज किया था पॉल मुलर ने, तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के लिए निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा। तो ये आपका मेंडुला ऑब्लांगटा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए सही कथन इनमें से चुनना है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैगनी का देखिएगा तो विक्षेपण ज़्यादा होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जबकि लाल का क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, विक्षेपण कम होता है। तो लाल प्रकाश का उपयोग हम सभी खतरों में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा के लिए दिया जाता है? किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। डिफिथेरिया, उसके बाद कुकुर खांसी और टेटनस के लिए। अगला है कि जीनोम प्रौद्योगिकी है। देखिए जीनोम प्रौद्योगिकी क्या है आपका? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी ही है आपका जीनोम प्रौद्योगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी, और ये कब? 1688 में 1688 कर लीजिएगा आप सभी। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में 1688 में। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर भाग की बात किया गया है, तो भाग 4 में आपका लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात किया गया है। अच्छा, भाग 4 ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और ये 36 से लेकर आपका 51 तक है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है कि रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग क्या होता है? फिर से मतदान करना, यानी कि पुनः मतदान करना। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना था? न्यूजीलैंड बना था, याद रखिएगा आप सभी। और कह सकते हैं कि इसने 1893 में सभी नागरिकों को समान मत देने का अधिकार दिया था। कब? 1893 में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1919 अधिनियम के तहत दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अगर बात किया जाए तो 14% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो ये दो फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी।
अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1920 में दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं, 1920 में अमेरिका में दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। कहाँ से लिया गया है? ये आपका रूस संविधान से लिया गया है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में क्या क्या बनेगा ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 मौलिक कर्तव्य था। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 में, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो अभी वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितना हो गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और ये संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में इसको रखा गया है, याद रखिएगा। देखिए, 42वां संविधान को हम सभी क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। और इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अच्छा, लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा से कोई बनता है तो 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? आइए, अगला है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के कारण बाद में होने वाला चुनाव को हम सभी क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई पद पे था और मृत्यु हो गया या इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। उसके बाद है, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध हैं? देखिए, यहाँ पर मतदान की बात किया गया है, तो मतदान के लिए कुल प्रमाण पत्र जो वैध माना गया है 12 माना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा आप सभी। 12 कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि वोटर ID हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या सरकारी संस्था या सेवा पहचान पत्र हो गया, फोटो सहित। उसके बाद बैंक या पासबुक जो कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस का हो सकता है या बैंक का फोटो सहित होना चाहिए, ये हो गया। पैन कार्ड हो गया, या कह सकते हैं कि आपका PNR के तहत RGI द्वारा स्मार्ट कार्ड जो जारी किया जाता है वो एक हो जाएगा। उसके बाद मनरेगा कार्ड हो गया, श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो गया, या कह सकते फोटो सहित राशन कार्ड हो गया, संसद या विधायक या विधान परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र फोटो सहित, ये आपका एक हो सकता है। आधार कार्ड हो जाएगा। ये सभी जो है कि आपका कुल 12 जो है मतदान के लिए पहचान पत्र हैं। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए कुल आपका 84 सीट है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगर यहीं ST की बात करता, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? 47 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। अच्छा, सामान्य के लिए कितना है? तो सामान्य के लिए 412 है, 412 सामान्य के लिए। और कुल लोकसभा में सीट की संख्या कितना है? 543 है वर्तमान में, याद रखिएगा 543। अगला है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? देखिए, हालांकि लोकसभा का कार्यकाल अभी 5 वर्ष है, बट बढ़ाया गया था, 6 वर्ष किया गया था। तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही कार्यकाल कह सकते हैं 6 वर्ष कर दिया गया था। बट पुनः कह सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और इसके तहत 6 वर्ष से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया, जो अभी 5 वर्ष कार्यकाल चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा का विधानसभा का नेता होता है, देखिए, विधानसभा का नेता जो होता है मुख्यमंत्री ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्तियां प्राप्त है? तो देखिए, विशेष शक्तियां राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पर समानता के अधिकार की बात किया गया है। देखिए, कानून के समक्ष समानता यह अधिकार है। असमानता का उन्मूलन ये भी है। असमानता का उन्मूलन या कह सकते छुआछूत का उन्मूलन किया गया, ये भी है। रोजगार के अवसर के लिए समानता ये भी दिया गया। आर्थिक बराबरी ये नहीं है, याद रखेंगे आप सभी। आर्थिक बराबरी नहीं है। आपके पास कुल मौलिक अधिकार कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 था, हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। बात समझ गए आप सभी।